हेलो दोस्तों, मैं मोहनी सारियान आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस BHDL 136 के वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों से BHDL 136 पुस्तक के चैप्टर 1 का डिस्कशन करूंगा। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो सेशन होगा, इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों से दो टॉपिक डिस्कस करूंगा, जिनमें से सबसे पहला नाम है शब्दों के विभिन्न स्रोत या फिर इसे ही शब्द भंडार कहते हैं, और जो दूसरा टॉपिक होगा डिस्कशन का उसका नाम है शब्दों के अर्थ पक्ष। दोस्तों, इन दोनों टॉपिक्स में हम ये जानेंगे कि आखिर शब्द का निर्माण कैसे हुआ, शब्द की जो इतनी बड़ी श्रृंखला हम लोग देख रहे हैं ये सब कहाँ से आए हैं, शब्द का जो इतना बड़ा भंडार है ये कहाँ से आए हैं। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर पर्यायवाची शब्द क्या है, विलोम शब्द क्या है, विपरीतार्थक शब्द क्या है। दोस्तों, इस चैप्टर का एक वीडियो सेशन पहले ही आ चुका है, तो जिन भाइयों बहनों ने उस वीडियो सेशन को नहीं देखा है तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले जो है उस वीडियो सेशन को देख ले, ताकि ये वाला वीडियो सेशन अच्छे से समझ में आ सके। तो अब मैं PDF को जरा नीचे लिए चलता हूँ और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम लोगों को अभी डिस्कशन कहाँ पे करना है। दोस्तों, ये रहा हम लोगों के डिस्कशन का टॉपिक, जिसका डिस्कशन अभी हम लोगों को करना है, और डिस्कशन टॉपिक का नाम है शब्दों के विभिन्न स्रोत या फिर शब्द भंडार। तो इस डिस्कशन के टॉपिक की शुरुआत एक प्रश्न से होती है, और वो प्रश्न ये है कि आखिर भाषा में जो इतने शब्द हैं, जो शब्द अभी हम लोग देख रहे हैं, जिनमें हम लोग बातें करते हैं, जिनको हम लोग समझते हैं, तो ये सब आखिर कैसे बने हैं और कहाँ से आए हैं। और मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि आपको इन सभी प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर मालूम होंगे। तो मैं अभी इन्हीं प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर देने का प्रयास करूंगा, और इन्हीं प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर के माध्यम से इस टॉपिक को समझाने का प्रयास भी करूंगा। दोस्तों, अभी हम लोग हिंदी भाषा की चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए मेरा जो डिस्कशन होगा वो हिंदी भाषा तक ही सीमित रहेगा। मूल रूप से हिंदी भाषा जो है ये संस्कृत भाषा से निकली है, अतः आज भी हिंदी में कई ऐसे शब्द हैं जो कि संस्कृत से लिए गए हैं। दोस्तों, हिंदी में जो शब्द हमें देखने को मिलते हैं उनमें से अधिकतर शब्द संस्कृत के हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि हिंदी भाषी समाज ने अपने व्यवहार से विकसित किए हैं, जबकि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि उर्दू से हिंदी में आए हैं, कुछ शब्द अरबी फारसी हैं जो कि हिंदी में आ गए हैं, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो कि अंग्रेजों के शासन के समय अंग्रेजी से हिंदी में आ गए हैं। तो दोस्तों, इतने सारे अलग अलग भाषा के शब्दों के हिंदी में समाहित होने की वजह से हिंदी का जो शब्द संसार है वो काफी बड़ा हो गया है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग देखते हैं कि एक नदी में जब विभिन्न विभिन्न नदियों का संगम होता है तो नदी का विस्तार काफी होता चला जाता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि नदी जो है काफी विकराल रूप धारण कर लेती है। तो इसी प्रकार हिंदी में हो रहा है कि हिंदी में अलग अलग भाषा के शब्द जो है जुड़ते जा रहे हैं, और हिंदी का जो शब्द संसार है वो काफी बड़ा होता जा रहा है। दोस्तों, अब हम लोग हिंदी भाषा के शब्द भंडार के स्रोतों की चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे, और स्रोतों के आधार पर हिंदी के शब्द को मूल रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनके नाम है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को तत्सम शब्द के बारे में बता देता हूँ। ये जो तत्सम शब्द है ये तत् और सम से मिलके बना है, और तत् का अर्थ होता है वह, और सम का मतलब होता है जैसा ही। तो साधारण तौर पर हम ये कह सकते हैं तत्सम शब्द का अर्थ हुआ उसके जैसा ही। तो इस उसके जैसा ही के आधार पर मैं तत्सम शब्द की व्याकरणिक परिभाषा देने की कोशिश करता हूँ। तो संस्कृत के वैसे शब्द जो कि बिना परिवर्तित हुए, मतलब अपने मूल रूप को धारण किए हुए ही हिंदी में आ गए हैं, तो वैसे शब्द जो है तत्सम शब्द कहलाएंगे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वैसे शब्द जो कि सीधे सीधे संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं वे शब्द तत्सम शब्द होंगे। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि संस्कृत के समान शब्द तत्सम शब्द होंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूँ, जिसमें से बालक है, पर्वत है, पुस्तक है, विद्यार्थी है, निराशा है, सत्य है, मैत्री है, व्यवस्था है, जल है। ये सभी जो शब्द है दोस्तों ये संस्कृत के शब्द है, और ये मूल रूप से संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं कि हिंदी में जो तत्सम शब्द हैं वो संस्कृत से यथावत नहीं लिए गए हैं, बल्कि काफी सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें कुछ परिवर्तन भी किया गया है, और फिर उसके पश्चात हिंदी में उन्हें ग्रहण किया गया है, अर्थात हिंदी में उन्हें लाया गया है। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा PDF को नीचे कर देता हूँ ताकि मैं उदाहरण आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। ये रहा दोस्तों उदाहरण। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे संस्कृत का एक शब्द लिखा हुआ है बालकः, जबकि इसी बालकः को जब हिंदी में लिया गया है तो इसमें से विसर्ग को हटा दिया गया है, और इस प्रकार से बालक को हिंदी में
ले लिया गया है। तो मतलब मेरा मेरा यहाँ पर यही कहना था कि संस्कृत से जो तत्सम शब्द हिंदी में आए हैं उनमें कुछ परिवर्तन, कुछ हेर फेर भी किया गया है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं तद्भव शब्द के बारे में। ये जो तद्भव शब्द है ये तत् और भव दो शब्दों से मिलकर बना है, जहां तत् का अर्थ होता है वह, जबकि भव का अर्थ होता है उत्पन्न। तो तद्भव शब्द का सामान्य सा अर्थ हुआ उससे उत्पन्न। अब हम लोग तद्भव शब्द के सामान्य अर्थ से थोड़ा ऊपर उठते हैं और फिर तद्भव शब्द की व्याकरणिक परिभाषा जान लेते हैं। तो वैसे शब्द जो कि संस्कृत से मूल रूप में नहीं आए हैं, अर्थात संस्कृत से बिगड़े हुए रूप में हिंदी में आए हैं, तो वैसे शब्द जो हैं तद्भव शब्द कहलाएंगे। एक सामान्य सी परिभाषा तद्भव शब्द की ये भी हो सकती है कि तत्सम शब्द के बिगड़े हुए रूप को तद्भव शब्द कहा जाता है। दोस्तों तद्भव शब्द भी मूल रूप से संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन ये अपने मूल स्वरूप में संस्कृत से हिंदी में नहीं लिए गए, बल्कि कुछ परिवर्तन के साथ इन्हें संस्कृत से हिंदी में लिया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये जो तत्सम शब्द है सूर्य, इसका तद्भव है सूरज। ये जो तत्सम शब्द है चंद्र, इसका तद्भव है चांद। वास्तव में तत्सम शब्द जो है मूल रूप से संस्कृत से लिए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर तत्सम का तद्भव बनाया गया है। क्योंकि मैंने अभी अभी आप लोगों को कहा तद्भव शब्द के बारे में कि वैसे शब्द जो कि संस्कृत के बिगड़े हुए रूप होते हैं वैसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसी वजह से तत्सम शब्द तो मूल रूप से संस्कृत से लिए गए हैं, इसी वजह से तत्सम शब्द को आधार बनाकर यहाँ पर तत्सम का तद्भव बनाया गया है। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है इसके माध्यम से हम ये भी कह सकते हैं कि तत्सम शब्द के बिगड़े हुए रूप को ही तद्भव शब्द कहते हैं। दोस्तों कुछ अन्य उदाहरण भी यहाँ दिए गए हैं, जैसे सर्प, आम्र, संध्या, करपट, वृद्ध। तो इन सब का अध्ययन आप लोग विस्तार पूर्वक अपने पुस्तक की सहायता से कर सकते हैं। अब मैं नीचे चलता हूँ और आप लोगों को देशज शब्द के बारे में बतला देता हूँ। तो ये जो देशज शब्द है ये मूल रूप से देश और जो इन दो शब्दों के मेल से बना है। तो ये जो देशज शब्द है इसका सीधा साधा अर्थ होता है पैदा हुआ। दोस्तों पैदा होने का मतलब होता है उत्पत्ति होना अथवा निर्माण होना। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि देशज शब्दों का निर्माण हुआ है या फिर देशज शब्दों की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को देशज शब्द को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मूल रूप से देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनके स्रोतों का हमें आज तक ज्ञान नहीं हुआ है और ये भी पता नहीं चला है कि ये आखिर किस मूल के शब्द हैं। ये शब्द न तो अभी तक के जानकारी के मुताबिक न तो संस्कृत मूल के हैं, न ही ये किसी विदेशी भाषा से आए हैं या फिर न ही ये किसी बाहरी भाषा से आए हैं। और ये जो शब्द है दोस्तों मूल रूप से हिंदी भाषा के अपने शब्द हैं और इन शब्दों का निर्माण जो है हिंदी भाषा में मौजूद भिन्नताओं के आधार पर हुआ है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सही मायने में ये जो देशज शब्द हैं भाषा के अपने मूल शब्द हैं जिनका निर्माण भाषा में मौजूद भिन्नताओं के आधार पर हुआ है। हिंदी में कई सारे ऐसे बहुप्रचलित शब्द हैं जो कि देशज शब्द हैं, जैसे कि पेड़, लड़का, लड़की, खिड़की, ये सभी जो हैं ये मूल रूप से देशज शब्द हैं। अब देशज शब्द के बाद हम लोग बात कर लेते हैं विदेशज शब्द के बारे में, जिसे हम लोग बाहरी शब्द भी कहते हैं। तो वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है और फिर वो किसी न किसी प्रकार से हमारे हिंदी में आ गए हैं, तो वैसे शब्द को हम लोग बाहरी शब्द अथवा विदेशज शब्द की संज्ञा देते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों चालू, लागू, गल्प, मीन, इडली, सांबर, ये सभी जो शब्द हैं विदेशज अथवा बाहरी शब्द के नाम से जाने जाते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस बाहरी शब्द या विदेशज शब्द के अंदर केवल बाहरी देशों से ही शब्द आए हैं, इसमें ऐसे भी शब्द हैं जो कि मूल रूप से हिंदी भाषा के नहीं है। हो सकता है कि मराठी के हो, मलयालमी भाषा के हो या फिर किसी अन्य भाषा के शब्द भी बाहरी शब्द या विदेशज शब्द के अंतर्गत आ गए हैं। तो दोस्तों ये जो बाहरी शब्द हैं इनको मूल रूप से 3 उपवर्गों में विभक्त किया गया है, जिनमें सबसे पहला है आर्य परिवार की भाषाओं से आए शब्द। अर्थात जो आर्य परिवार थे वो जो भाषा बोलते थे, वो जो शब्द बोलते थे, उनसे जो शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें भी विदेशज शब्दों की संज्ञा दी गई है। जैसे उदाहरण के लिए मराठी शब्द है चालू और लागू, ये जो है मूल रूप से आर्य परिवार द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के शब्द थे और ये जो चालू लागू है ये
अब जो है हिंदी में विदेशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब जो दूसरा उपवर्ग है बाहरी शब्दों का वो है भारत के अन्य भाषा परिवारों से आए शब्द, अर्थात भारत में मौजूद कई अन्य भाषाएं भी हैं जिनका इस्तेमाल लोग अभी करते हैं, तो उन भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आ गए हैं उन्हें जो है बाहरी अथवा विदेशज शब्द में रखा गया है। तो उसके लिए एक उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूँ। मीन, इडली, सांबर, ये जो शब्द दोस्तों ये मूल रूप से द्रविड़ लोग बोला करते हैं, और ये जो द्रविड़ लोग हैं इन्हीं के शब्दों को हिंदी में समायोजित कर लिया गया है, जिन्हें कि विदेशज शब्द या विदेशी शब्द या बाहरी शब्द के अंतर्गत रखा गया। अब जो तीसरा उपवर्ग है बाहरी शब्द का उसे हम लोग कहते हैं विदेशी भाषा से आए शब्द। तो वैसे शब्द जिनका निर्माण आज तक हमारे देश में हुआ ही नहीं है, मतलब ये जो शब्द है मूल रूप से बाहरी देशों से आए हैं। और इस वर्ग में ऐसे हजारों शब्द हैं, जैसे कि औरत, खुदा, खजांची, खुजामद, तोप, तमगा, दारोगा, बारूद, बंदूक, ये सभी शब्द जो है ये विदेशी शब्द है। इनका निर्माण या इनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई ही नहीं है, या फिर हमारे देश में मौजूद भाषाओं से हुई ही नहीं है, मतलब इनका निर्माण मूल रूप से बाहर से हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये जो विदेशी भाषाओं से आए शब्द हैं इनको भी 2-3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, जिनमें सबसे पहला है अरबी। तो अरबी शब्द ऐसे शब्द हैं जो कि अरब देश में बोले जाते हैं, और इन अरबी शब्दों का समायोजन हमारे हिंदी भाषा में विदेशी शब्द के अंतर्गत कर लिया गया है। तो अरबी भाषा के उदाहरण, अरबी शब्दों के उदाहरण है, मुझे बोलने में मिस्टेक हो गया। अरबी शब्दों के उदाहरण है औरत, गुनाह, तकदीर, फरिश्ता, मन्नत, ताबीज, ये सारे जो है अरबी शब्द हैं। अब जो दूसरा उपवर्ग है जो कि विदेशी भाषाओं से आए शब्द के अंतर्गत आते हैं उसे हम लोग फारसी शब्द कहते हैं, और ये जो शब्द है फारसी भाषा से लिए गए हैं। और इनमें आते हैं खुदा, खजांची, खुशामद, जमीन, सरकार, ये सभी जो है फारसी भाषा से लिए गए हैं, फारसी शब्द से लिए गए हैं। अब है तुर्की शब्द। वैसे शब्द जो कि तुर्की से लिए गए हैं वो शब्द जो है हिंदी भाषा में विदेशज शब्द के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि तोप, तमगा, दारोगा, बारूद इत्यादि। और काफी सारे ऐसे शब्द हैं जो कि अन्य भाषाओं से लिए गए हैं, जैसे कि फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है रेस्टोरेंट, कूपन, अंग्रेजी कारतूस, जबकि जापानी भाषा से लिए गए हैं रिक्शा। पुर्तगाली से लिया हुआ है गिरजा, पादरी, काजू, चाबी, बिस्कुट, कमीज, तौलिया आदि। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग तत्सम तद्भव देशज और विदेशज को काफी अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर इस वीडियो सेशन में किसी भी प्रकार की कोई गलती अथवा कोई त्रुटि अथवा कोई कमी है तो मैं उसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी गलती, त्रुटि अथवा कमी को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, ताकि मैं इन फ्यूचर इस प्रकार की गलती को ना दोहराऊं। और अभी के लिए बस इतना है दोस्तों। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।